अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इकोनॉमिक्स का 2013 का पेपर डिस्कस करूंगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैं पहले 50 MCQs डिस्कस करूंगा और इसके दूसरे पार्ट 2 में मैं 51 से 100 MCQs डिस्कस करूंगा। फर्स्ट MCQs ऑफ दिस वीडियो इज identify the author of principle of political economy and taxation। तो जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन है ये डेविड रिकार्डो ने लिखी है, तो सी ऑप्शन इज राइट है। तो यहाँ पे एडफर्ड मार्शल है, इसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एल्फ्रेड मार्शल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और डेविड रिकार्डो की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। MCQs 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीरीज ऑफ ट्रेड वाज propounded बाय W.S. जोवन्स। जोवन्स ने सनस्पॉट थ्योरी दी थी। अब ये सनस्पॉट थ्योरी होती क्या है? आपको पता है कि ये बिजनेस साइकिल है, अप्स एंड डाउन्स। ये तो सनस्पॉट जिस तरह के नाम से प्रेजेंट हो रहा है कि सूरज के अंदर धब्बे, यानी वेदर की वजह से, वेदर के चेंज होने की वजह से आपकी क्रॉप इफेक्ट होती है। अब क्रॉप की वजह से जो इस बिजनेस साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको हम सनस्पॉट थ्योरी कहते हैं। तो ये W.S. जोवन्स ने दी थी। नेक्स्ट 3 है, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द वर्क ऑफ। तो ये हैरिसमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था। हैरिसमैन की थ्योरी है इम्बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, कि यानी अगर आपने इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आप उसके सारे बैलेंस ग्रोथ नहीं करें बल्कि उसके जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उससे इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। तो ये सी ऑप्शन इज राइट है। MCQs 4 है, अमंग द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर ऑफ इकोनॉमिक्स वन इज एन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट। तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट इनमें से जो है वो जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो F.V. वॉन हेक है। इसको 1974 में नोबेल प्राइज मिला है। तो इसके साथ एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थी गनोर मैरेडेल। गनोर मैरेडेल को भी इनके साथ ही 1974 में ही नोबेल प्राइज मिला था। तो गनोर मैरेडेल ने एशियन ड्रामा लिखी है, तो ये भी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी MCQs आ जाता है। इसके अलावा ये भी आप याद करें कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज है वो 1969 में मिला है और रैगनर फिश और जॉन टिनबर्गसन को मिला है, और 1970 में पॉल सैमुएल्सन को मिला है, ये भी MCQs आ सकता है, और 1971 में कुजनट को मिला है, और 1972 में हिक्स और एरो को मिला है, और 1973 में ल्यूटफ को मिला है, और 1974 में हेक और जो है गनोर मैरेडेल को मिला है। तो ये नोबेल प्राइज है, इनकी लिस्ट अच्छी तरह आप रिव्यू कर लेना। 6 MCQs है, हु इज द ऑथर ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। तो ये अमर्त्य सेन है, इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज मिला 1998 में। ये एशियन फर्स्ट नोबेल प्राइज होल्डर है अमर्त्य सेन। 7 क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क एशियन ड्रामा। अब ये बात एशियन ड्रामा की आ गई है, तो ये किसने लिखा है? गनोर मैरेडेल ने। ये सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द नेशंस, गनोर मैरेडेल। 8 है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात आ गई है तो इसका मतलब इन्फिनिटी है। आपको पता है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में 2 चीजें होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरी होती है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस। तो पॉजिटिव रिलेशन ये है, ये डिमांड कर्व है। इसी तरह अगर इसकी इलास्टिसिटी ये हो जाए, ये बिल्कुल क्यू के जो एक्स एक्सिस है उसके हॉरिजॉन्टल आ जाए,
तो उसकी इन्फिनिटी होगी और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। 9 है a vertical supply curve parallel to the price axis implies that the elasticity of supply is। अब इसको भी आप ड्रॉ कर लें। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी रखनी है और वाई एक्सिस पे प्राइस क्या है। अगर ये प्राइस के बिल्कुल पैरेलल आ जाए, अगर आपकी सप्लाई कर्व बिल्कुल प्राइस के पैरेलल आ जाए तो इलास्टिसिटी क्या होगी, तो इसकी यहां पे इलास्टिसिटी 0 होगी। तो ये ऑप्शन ए इज राइट हेयर। अब 0 क्यों होगी, इसका सिंपल आप फार्मूले से भी याद कर रख सकते हैं कि इलास्टिसिटी फाइंड करने का ये फार्मूला चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब इसमें देखें आपकी क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही यानी 0 है, और प्राइसेस देखो बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं यानी चेंज हो रही हैं। तो ये तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब 10 MCQs की तरफ मूव करते हैं। अ सिग्निफिकेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका है A इज इक्वल टू के अल्फा एल बीटा। ये अगर इनकी ये इलास्टिसिटीज, ये इसकी अजम्पशंस है कि ये इनका जो सम है वो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होनी चाहिए। तो यहां पे इक्वल टू यूनिटी, ये ऑप्शन इज ए जो है वो राइट है। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व। आपको पता है कि ये सपोज क्यू है, ये पी है, तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इसको हम प्लांट कर्व बोलते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम प्लांट कर्व बोलते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो ये जो इसमें डिफरेंट शॉर्ट कर्व्स होती हैं, शॉर्ट रन्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओलिगोपोली मॉडल इज कंसर्न विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉफिट। अब ओलिगोपोली में 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है क्लूसिव और दूसरा होता है नॉन क्लूसिव। तो क्लूसिव वो होता है जिसमें एग्रीमेंट्स हम कर लेते हैं, तो ज्वाइंट, और नॉन क्लूसिव वो होता है जो विदाउट एग्रीमेंट जो चल रहा होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ जॉइंट प्रॉफिट। तो यहां पे क्लूसिव ऑप्शन है वो मिस प्रिंट हो गया, तो क्लूसिव आप यहां पे राइट कर लें, क्लूसिव, ये राइट ऑप्शन है। 13 है द टर्म नॉर्मल प्रॉफिट एज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो नॉर्मल प्रॉफिट उस वक्त फर्म गेन कर रही होगी, सपोज ये आप बना लें, ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट है दोनों, जहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल आ जाएं। तो अब ये पोजीशन वो है कि जहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और वो किस वजह से हो रहा है, अपनी मैनेजेरियल स्किल्स की वजह से हो रहा है। तो अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट, ए ऑप्शन इज राइट है। स्टैगफ्लेशन रेफर टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। अब हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता है कि A.W. फिलिप्स ने कॉन्सेप्ट दिया था फिलिप्स कर्व का। फिलिप्स कर्व के ये होता है कि उसने A.W. फिलिप्स ने यूएसए का 1861 से 1957 तक का डाटा इकट्ठा किया था, और किसका किया था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का। तो उसमें ये ड्राइव किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो बाद में ये 1970 में ये जो उसका कॉन्सेप्ट था ये गलत साबित हो गया। 1970 में काफी ज्यादा ऑयल शॉक्स आए थे। उन ऑयल शॉक की वजह से मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उनमें क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है
और प्राइसेस भी बढ़ी हैं, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही रफ्तार से बढ़ रही हैं। तो यहां पे ऑप्शन देख लें, सी ऑप्शन है सस्टेन्ड प्राइस राइजेस एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों राइज कर रही होती हैं, तो इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। 15 है द मल्टीपल एक्सचेंज रेट वर फर्स्ट अटेम्प्ट बाई। अब मल्टीपल एक्सचेंज रेट होता है, दो तरह के एक्सचेंज रेट है, एक आपको पता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड कुछ कंट्रीज ने दोनों फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट दोनों इंपोज किए थे, तो उनमें जो फर्स्ट कंट्री था वो जर्मनी है। बी ऑप्शन इज राइट हेयर। अब 16 क्वेश्चन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो आपको ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो यहां पे बी ऑप्शन डेप्रिसिएशन इज राइट है। 17 MCQs है द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज एसोसिएटेड विद। अब ये जो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। अब कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये एक जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो लेबरर्स हैं उनको सब्सिस्टेंस वेजेस पे करते हैं, यानी थोड़े वेजेस पे करते हैं कि जिसमें जस्ट वो अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करते हैं। और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो वो चीजें बना रहे हैं उनकी मालियत ज्यादा है और उनको वेज उनमें से कम पे किया जाता है, और जब वो सेल करते हैं तो वहां से उनको प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को दोबारा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो लेबरर हैं वो वही काम करने वाले ही होते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज एसोसिएटेड विद, ये बेसिकली सोशलिज्म की तरफ जा रहा है कॉन्सेप्ट कि जितने मजदूर काम करें उनको उतने ही रिवार्ड मिले। तो यहाँ पे गिल्ड सोशलिज्म ये है कि जो फैक्ट्री है, जो फर्म है, उसको जो हम ख्याल लोग हैं वो उस पर काबज हो जाए। तो ये सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। फेबियन कॉन्सेप्ट ये है कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो फर्म्स हैं उनको गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले। 18 है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कंसर्न्ड विद। अब यहां पे दो गुड्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ये कनकेव टू ओरिजिन है, और इसमें इकोनॉमी के जितने भी टोटल रिसोर्सेज हैं वो सारे, और प्लस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तरफ मूव होने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये दोनों ऑप्शन यहां पे राइट है, ए और बी। इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड आईसी कर्व इज, तो कंप्लीमेंट्री गुड्स ये होते हैं जो एक दूसरे के लाजमी मलजूम होते हैं, उस केस के लिए आपकी जो आईसी कर्व है वो एल शेप्ड होगी, इस तरह की। तो डी ऑप्शन इज राइट है। इन केस ऑफ मोनोपोली व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, अब ये काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब सपोज ये आपका एवरेज रेवेन्यू है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, तो ये टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। तो ये ऑप्शन देख लें, मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, ये ऑप्शन डी इज राइट। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा। इन नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली फ्रॉम इंटर इनटू, अब नॉन एक क्लूसिव एग्रीमेंट होता है ओलिगोपोली का, एक नॉन क्लूसिव होता है। तो नॉन क्लूसिव एग्रीमेंट ये होता है कि जिसमें फर्म्स कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि विद आउट एनी सीक्रेट एग्रीमेंट वो जो है वो कंपटीशन करती हैं। तो इसमें जो
सी ऑप्शन इज राइट हेयर कि नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली में फर्म्स जो हैं वो आपस में कंपटीशन करती हैं। इसमें मुख्तलिफ मॉडल हैं, किंग डिमांड कर्व है, ब्रेटन मॉडल है, उसके बाद कॉर्नो मॉडल है, डिफरेंट मॉडल्स हैं इसके अंदर। 22 है द पे ऑफ मैट्रिक्स शोज। अब पे ऑफ मैट्रिक्स शोज में इसके लिए मैं आपको एक ये समझें, ये बेसिकली प्रिजनर डिलेमा है। ये जो डिलेमा है वो 1950 में A.W. टुकर ने दिया था। अब इसके ये डिलेमा बड़ा जबरदस्त है। इसमें दो प्रिजनर हैं, एक प्रिजनर ए है और एक प्रिजनर बी है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि आप प्रिजनर जो ए है उसको आप कॉलम में लिखते हैं और प्रिजनर बी को आप रोज में लिख लेते हैं। अब पे ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि जिसमें प्रिजनर ए को आप कॉलम में और प्रिजनर बी को आप रोज में लिखें और उसके जो डिफरेंट आउटकम्स हैं वो प्रेजेंट करें, तो उसको हम जो है पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्रिजनर डिलेमा समझ लें कि प्रिजनर ए और प्रिजनर बी हैं, दोनों ने कोई जुर्म किया है, तो कन्फेक्स अगर वो मान जाएं, कन्फेस कर लें, रिमेन साइलेंट अगर वो कन्फेस ना करें यानी माने ना। इसी तरह प्रिजनर बी है, वो भी कन्फेस कर ले और प्रिजनर बी कन्फेस ना करे। यानी आपने ये करना है, A.W. टुकर ने ये सजेशंस दी थी कि दो प्रिजनर हैं जिन्होंने जुर्म किया है, आप उनको अलग-अलग बॉक्सेस में बंद कर दें, अलग-अलग कमरों में बंद कर लें। और फिर पहले सपोज आप प्रिजनर ए से पूछें कि अगर आपने जुर्म किया है, कन्फेस कर लेता है और प्रिजनर बी भी कन्फेस कर लेता है, यानी दोनों जुर्म का इर्तिकाब कर लेते हैं, तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। अगर प्रिजनर ए कन्फेस कर लेता है और प्रिजनर बी जो कन्फेस नहीं करता, साइलेंट रहता है, तो प्रिजनर ए ने कन्फेस कर लिया है इसलिए इसको छोड़ दिया है, जबकि प्रिजनर बी अगर साइलेंट रहा तो उसको 20 साल की कैद होगी। इसी तरह अगर प्रिजनर ए साइलेंट रहता है और प्रिजनर बी जो है वो कन्फेस कर लेता है, तो प्रिजनर ए को 20 साल की कैद हो जाएगी और जो प्रिजनर बी है उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अगर दोनों ही साइलेंट रहते हैं तो दोनों को 1-1 साल की कैद होगी। तो ये बेसिकली ये डिलेमा है, इस डिलेमे को प्रिजनर डिलेमा कहते हैं। तो मूव करते हैं, द पे ऑफ मैट्रिक्स शोज पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन है द प्रिजनर डिलेमा वाज प्रेजेंटेड A.W. टुकर, कब दिया था? 1950 में ये डिलेमा दिया था। अब 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट। अब ये सपोज आपकी x है, ये y है, तो ये इंडिफरेंस कर्व है। अब ये जो इसकी स्लोप है, इस स्लोप को हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डी ऑप्शन यहां पे राइट है। इफेक्टिव प्राइस सीलिंग यूजली रिजल्ट्स इन। अब पहले समझें कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। अब सपोज ये हमारा क्वांटिटी डिमांड और ये क्वांटिटी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपकी सप्लाई कर्व है। यहां पे इक्विलिब्रियम है, ई इसको बोल लें। अगर सपोज प्राइस सीलिंग है यानी इक्विलिब्रियम से लो प्राइस है, यहां पे प्राइस इसको P0 बोल लें। अब इसमें क्या होगा, डिमांड आपकी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड होगी। तो ये एक्सेस डिमांड है आपकी। अब अक्सर भूल जाता है कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है। तो अब सपोज ये देखें, ये सिंपल सी मिसाल है, ये छत है, छत के नीचे सीलिंग होती है, ये देखें ये सीलिंग है और छत के ऊपर फ्लोर होता है, तो ये प्राइस फ्लोर है। अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस हो तो प्राइस फ्लोर,
अगर इक्विलिब्रियम से नीचे यानी छत के नीचे हो तो प्राइस सीलिंग। तो इस तरीके से ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं बोलेगा। 26 है द इनविजिबल हैंड। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था अपनी 1976 में। उसने ये कहा था कि मार्केट में एक ऐसी फोर्स होती है जो नजर नहीं आती, ऐसी अनसीन कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से प्राइसेस एडजस्ट हो जाती हैं, उस फोर्स को हम इनविजिबल हैंड बोलते हैं। तो यहां पे सी ऑप्शन है, द अनसीन कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमीज बाय द प्राइस सिस्टम। 27 है इन द इकोनॉमिक मॉडल आर कंसिस्टेड ऑफ। इकोनॉमिक मॉडल किन चीजों पे मुश्तमिल होता है? स्टेटमेंट पे, अजम्पशंस पे, हाइपोथेसिस पे, प्रेडिक्शन, सब पे मुश्तमिल होता है। ऑल ऑफ दीज है। 28 है सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट बिलीव रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। अगर टैक्स रेट में रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि इंक्रीज आउटपुट बढ़ जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगी। कैसे कम होंगी? जब टैक्स कम हो जाएगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी डाउन हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगी तो प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा और प्राइसेस भी डाउन हो जाएंगी। 29 है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होता है अगर चीजों की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाएं हद से ज्यादा। तो किस वजह से होती हैं? अगर एक्सेस मॉनेटरी ग्रोथ यानी पैसा अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज रिटन। जो फिशर की इक्वेशन है एम वी इज इक्वल टू पी क्यू, ये सी ऑप्शन इज राइट है। इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल मीन्स। अगर सपोज ये देखें एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे आपकी प्राइस है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है यानी ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसका क्या है कि फर्म्स की प्राइसेस कांस्टेंट है जबकि आउटपुट इनकी इंक्रीज हो रही है। आउटपुट बढ़ रही है, प्राइसेस कांस्टेंट है। तो इसमें से चूज कर लें कि फर्म विल इंक्रीज आउटपुट इफ ओनली इट्स प्राइस राइज। ये भी रॉन्ग है। तो इसमें डी ऑप्शन देखें, फर्म विल इंक्रीज आउटपुट एट द करंट प्राइस, यानी करंट प्राइस पे आउटपुट इंक्रीज कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट है। 32 है इन द सिंपल क्वांटिटी थ्योरी मॉडल द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय। वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि मनी कितनी कमोडिटीज को परचेज कर सकती है, कि व्हाट मनी विल बाय। सी ऑप्शन इज राइट है। 33 है द सिंपल केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो केन्जियन के मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अपवर्ड ए एस, यहाँ पे वाई है, ये पी है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग एज रियल जीडीपी इंक्रीज। अब देखें इसमें रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। 34 है इन डिप्रेशन इकोनॉमी अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सपोज अगर रिसेशन है और इकोनॉमी में ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेजेस जो हैं वेजेस और प्राइसेस दोनों स्टिकी हैं, यानी चेंज नहीं हो रहे हैं। यानी प्राइस, वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स, यानी चेंज नहीं हो रहे। 35 है इन द क्लासिकल मॉडल डिजायर्ड सेविंग वुड ऑलवेज बी इक्वल टू डिजायर इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? इंटरेस्ट रेट का। तो यहां पे बी ऑप्शन इज राइट है। 36 है मैनी सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी सप्लाई शुड बी गवर्न्ड बाय। कि मनी सप्लाई किसको सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी सप्लाई कैसे होनी चाहिए? तो वो कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करके होना चाहिए, कि जितना इकोनॉमी के अंदर गोल्ड है उतनी ही मनी सप्लाई होनी चाहिए। 37 है
इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट, अगर नेचुरल रेट से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट है। इन विच इंग्लिश लेटर द एवरेज कॉस्ट कर्व्स रिजेंबल्स, तो एवरेज कॉस्ट कर्व्स इस तरह की होती है, तो ये आपका यू शेप्ड होगी, सी है। 39 है एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर शोन बाय। अब दो तरह की आपकी इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल्स। इंटरनल्स होते हैं कि जो फर्म्स को अपने बेनिफिट्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं कि जो एक्सटर्नैलिटीज और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की वजह से जो बेनिफिट होते हैं। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से आपकी सप्लाई राइज करती है, तो ए ऑप्शन इज राइट है। 40 है इफ अ फर्म प्रोड्यूस मोर देन द ऑप्टिमल कैपेसिटी, अगर अपनी कैपेसिटी से फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ मूव कर जाएगी, सी है। 41 है द आउटपुट लेवल वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू। अब ये देखें कि जब मार्जिनल रेवेन्यू, ये पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ये देखो ये एवरेज रेवेन्यू है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू ये अगर जीरो हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू अगर जीरो है तो यहां पर इलास्टिसिटी आपकी 1 होगी। अगर इससे ऊपर है तो ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इससे नीचे है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर यहां पे है तो इलास्टिसिटी 0, अगर यहां पे है तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। मार्केट प्राइस कौन सी होगी? इक्वल टू नॉर्मल प्राइस, जो आम मार्केट में चल रही है वही होगी। 43 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्टिबल मनी मीन्स ऐसी मनी जो जिसको हम कन्वर्ट कर सकें, तो किस में कन्वर्ट करते हैं? गोल्ड के एंगेज करते हैं। गवर्नमेंट गोल्ड मनी के बदले में आपको गोल्ड दे देती है। 44 है डिमांड डिपॉजिट मीन्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है चेकएबल डिपॉजिट जो आपके पास होते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री हैज पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। 2 इसके अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स। 46 है इफ अ फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स मार्जिनल कास्ट, यानी अगर मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कास्ट से ज्यादा हो जाए तो क्या करेगी? फर्म्स क्या करेंगी? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी। इंक्रीज इट्स आउटपुट इन बोथ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा है जी इंक्रीज इन आउटपुट इन परफेक्ट बट नो नेसेसरी इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो बी ऑप्शन है कि परफेक्ट में तो वो इंक्रीज करेंगी, लेकिन जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो जरूरी नहीं कि वो करें, नहीं भी कर सकती हैं। तो बी ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। 47 है द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज। तो इसमें यह है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव होगा तो ये इनइलास्टिक बन जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट है। 48 क्वेश्चन में सपोज दैट द नेट एक्सपोर्ट वर टू बीकम मोर सेंसिटिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो जो सेंसिटिविटी ज्यादा है वो स्टीपर आईएस कर्व में, तो सी ऑप्शन इज राइट है। 49 है द पोजीशन एंड शेप ऑफ एनी इंडिफरेंस कर्व बाय एन पर्टिकुलर कंज्यूमर आर गवर्न्ड बाय, यानी इंडिफरेंस कर्व की एक खास कंज्यूमर्स के लिए क्या उसकी शेप होगी। तो इसकी डी ऑप्शन है बाय द प्राइस ऑफ द गुड बॉट एंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम नॉट बाय द टेस्ट। तो डी ऑप्शन इज राइट है। 50 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एक्साइज टैक्स टू बी शिफ्टेड इंटायरली ऑन द कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर्स, ये बी ऑप्शन है कि सप्लाई डिस्प्ले
MCQs नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन MCQs है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एक्साइज टैक्स टू बी शिफ्टेड इंटायरली ऑन द कंज्यूमर्स। तो ए ऑप्शन है डिमांड इज रिलेटिवली मोर प्राइस इलास्टिक देन सप्लाई। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस